एक बड़ा सवाल, सरकार नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो ढेर सारे नोट छापकर हर गरीब को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? सोचिए जरा, कितना आसान लगता है। सरकार बस मशीन चालू करे, दिन रात नोट छापे और हर इंसान के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल दे। गरीबी एक झटके में खत्म। कोई भूखा नहीं, कोई परेशान नहीं, सबके पास अपनी गाड़ी, अपना बंगला होगा। यह ख्याल सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि यह दुनिया की हर समस्या का सबसे आसान समाधान है। लेकिन रुकिए, अगर यह इतना ही आसान होता तो क्या दुनिया में कोई भी देश गरीब रहता? असल में यह रास्ता अमीरी की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ ले जाता है। यह सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम सोचते हैं कि पैसे की कमी ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। अगर सबके पास पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सोच उतनी ही सीधी है जितना यह सोचना कि सिर्फ बीज बो देने से फसल उग जाती है। फसल के लिए बीज के साथ साथ मिट्टी, पानी, धूप और मेहनत भी चाहिए होती है। ठीक वैसे ही देश को अमीर बनाने के लिए सिर्फ नोट नहीं, बल्कि उसके पीछे की असली ताकत चाहिए होती है। यह एक ऐसा जाल है जो दिखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। आइए इस खेल को और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आज रात सरकार यह फैसला कर लेती है और सच में सबके खाते में एक एक करोड़ रुपए डाल देती है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप करोड़पति होंगे। आपका पड़ोसी भी करोड़पति होगा। दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, हर कोई करोड़पति होगा। अब आप सोचेंगे, चलो एक शानदार गाड़ी खरीदते हैं। आप शोरूम जाएंगे, लेकिन वहां आप देखेंगे कि आपसे पहले सैकड़ों करोड़पति लाइन में लगे हैं। हर कोई वही गाड़ी खरीदना चाहता है जो आप चाहते हैं। अब शोरूम का मालिक क्या करेगा? वह देखेगा कि खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन गाड़ियां गिनी चुनी हैं, तो वह गाड़ी की कीमत बढ़ा देगा। जो गाड़ी कल तक 10 लाख की थी, आज वो उसे 1 करोड़ की बेचेगा। और यह कहानी सिर्फ गाड़ी पर खत्म नहीं होगी। आप दूध लेने जाएंगे तो दूध वाला कहेगा, साहब मैं भी करोड़पति हूँ, मुझे दूध बेचने की क्या जरूरत? या फिर वह दूध का एक पैकेट 1000 रुपए का बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास देने के लिए पैसे हैं। हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। ब्रेड का पैकेट जो कल तक 40 रुपए का था, अब 4000 का मिलेगा। आपकी जेब में पड़े करोड़ों रुपए की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अंत में आप करोड़पति तो होंगे, लेकिन आपकी खरीदने की शक्ति शायद पहले से भी कम हो जाएगी। आपकी जेब में नोट तो होंगे, पर उन नोटों की कोई कीमत नहीं बचेगी। यही वो सच्चाई है जिसे हमें समझना है। पैसा छापने का खेल। क्यों ज्यादा नोट मतलब ज्यादा बर्बादी? अर्थशास्त्र की भाषा में इस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है महंगाई का हद से ज्यादा बढ़ जाना। जब सरकार बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा नोट छापती है तो बाजार में पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन उस पैसे के बदले में खरीदने के लिए सामान और सेवाएं नहीं बढ़ती। सोचिए, एक देश में कुल मिलाकर 100 सेब हैं और लोगों के पास खरीदने के लिए कुल 1000 रुपए हैं, तो एक सेब की कीमत हुई 10 रुपए। अब सरकार ने और नोट छापकर लोगों को 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन सेब तो अभी भी 100 ही हैं। अब क्या होगा? अब उसी एक सेब की कीमत 100 रुपए हो जाएगी। पैसा 10 गुना बढ़ गया तो कीमत भी 10 गुना बढ़ गई। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं होती, वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उससे क्या खरीदा जा सकता है। अगर देश में फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन कर रही हैं, खेत ज्यादा अनाज उगा रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो पैसे की कीमत बनी रहती है। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको बदले में कोई असली चीज या सेवा मिलती है। लेकिन जब आप सिर्फ नोट छापते हैं तो आप कोई असली मूल्य नहीं बना रहे होते। आप बस अर्थव्यवस्था में और ज्यादा कागज डाल रहे होते हैं, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ जाती है और पुराने नोटों की कीमत घट जाती है। इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक द्वीप पर रहते हैं जहां सिर्फ 10 लोग हैं और खाने के लिए सिर्फ 10 नारियल हैं। हर किसी के पास 10 सिक्के हैं, तो एक नारियल की कीमत 10 सिक्के है। अब अगर उस द्वीप का मुखिया सबको 100-100 सिक्के और दे दे, तो क्या वहां और नारियल उग जाएंगे?
नहीं, नारियल तो अब भी 10 ही हैं, लेकिन अब हर कोई उन 10 नारियलों को खरीदने के लिए ज्यादा सिक्के देने को तैयार है। तो नारियल की कीमत बढ़कर 100 सिक्के हो जाएगी। जिनके पास पहले से सिक्के थे, उनके सिक्कों की कीमत रातों रात घट गई। यही होता है जब कोई सरकार बिना उत्पादन बढ़ाए सिर्फ नोट छापती है। यह प्रक्रिया एक दुष्चक्र की तरह काम करती है। जैसे ही चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, लोगों को लगता है कि उन्हें और पैसों की जरूरत है। वे सरकार से और ज्यादा पैसों की मांग करते हैं। सरकार दबाव में आकर और नोट छाप देती है। इससे कीमतें और बढ़ जाती हैं। फिर लोग और पैसे मांगते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उस देश की मुद्रा पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। लोगों का अपनी ही करेंसी से भरोसा उठ जाता है। वे सामान के बदले सामान का इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर किसी दूसरे देश की स्थिर मुद्रा जैसे डॉलर में व्यापार करने लगते हैं। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मौत के समान है। डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति का नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। यह समझना बहुत आसान है। जब बाजार में कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है और उसे खरीदने वाले कम होते हैं, तो उसकी कीमत गिर जाती है। जैसे जब टमाटर की बम्पर फसल होती है तो हर ठेले पर टमाटर ही टमाटर दिखते हैं। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से टमाटर सस्ते हो जाते हैं। वहीं जब कोई चीज कम होती है और उसे चाहने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है तो मिठाई वाले दाम बढ़ा देते हैं। अब इसी नियम को पैसे पर लागू करके देखिए। जब सरकार बहुत सारे नोट छाप कर बाजार में ले आती है तो पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर किसी की जेब में पैसा होता है। इससे बाजार में मौजूद सामान और सेवाओं की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। हर कोई कार, घर, फोन, कपड़े खरीदना चाहता है, लेकिन फैक्ट्रियों और कंपनियों के लिए रातों रात उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता। सामान की सप्लाई तो उतनी ही रहती है, लेकिन पैसे की सप्लाई और सामान की डिमांड आसमान छूने लगती है। नतीजा, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। पैसा ज्यादा होने की वजह से पैसे की अपनी कीमत या वैल्यू कम हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी नीलामी में होता है। मान लीजिए एक एंटीक पेंटिंग है, लेकिन उसे खरीदने वाले 50 लोग हैं। हर कोई उसकी ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएगा। जिसकी जेब में ज्यादा पैसा होगा वह उसे खरीद लेगा। इससे उस पेंटिंग की कीमत उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा हो जाएगी। जब सरकार ज्यादा नोट छापती है तो पूरा देश एक नीलामी घर बन जाता है। हर कोई हर चीज के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहता है, क्योंकि सबके पास कागजी नोट तो बहुत है। लेकिन इस प्रक्रिया में पैसा अपनी सबसे जरूरी चीज खो देता है, भरोसा। लोग समझ जाते हैं कि आज उनके पास जो पैसा है, कल उसकी कीमत और कम हो जाएगी, इसलिए वे उसे जल्द से जल्द खर्च करना चाहते हैं। इसलिए एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। पैसा उतना ही होना चाहिए जितनी देश में चीजें और सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर उत्पादन बढ़ता है, यानी देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा फसल उग रही है, तो सरकार धीरे धीरे थोड़े और नोट छाप सकती है ताकि लोग उन नई चीजों को खरीद सके। लेकिन अगर उत्पादन स्थिर है और सरकार सिर्फ नोट छापे जा रही है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आपकी जेब में रखा एक एक रुपया कमजोर होने लगता है। यह एक अदृश्य चोर की तरह है जो आपकी मेहनत की कमाई की कीमत को चुपके से चुरा लेता है। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ किताबी बातें हैं, तो आपको जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की सच्ची कहानियों के बारे में जानना चाहिए। ये देश इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं कि बेहिसाब नोट छापने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। 2000 के दशक के अंत में जिम्बाब्वे की सरकार ने अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां महंगाई इस हद तक बढ़ गई कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कीमतें हर 24 घंटे में दोगुनी हो रही थी। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी बोरियों में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। सरकार ने हालात को संभालने के लिए और बड़े नोट छापने शुरू कर दिए। पहले 1000 के नोट आए, फिर लाख, फिर करोड़, और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि जिम्बाब्वे ने $100 ट्रिलियन का नोट छापा। सोचिए, एक नोट जिस पर 14 जीरो लगे थे, लेकिन इतने बड़े नोट की कीमत भी कुछ ही अमेरिकी डॉलर के बराबर थी।
लोगों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। दुकानों ने जिम्बाब्वियन डॉलर लेने से मना कर दिया। अंत में सरकार को अपनी ही करेंसी को बंद करना पड़ा। देश की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और लोगों की जीवन भर की बचत एक झटके में शून्य हो गई। कुछ ऐसी ही कहानी हाल के वर्षों में वेनेजुएला में भी देखने को मिली। तेल के विशाल भंडारों के बावजूद गलत आर्थिक नीतियों और भारी सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर नोट छापने का सहारा लिया। इसका परिणाम हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में सामने आया। 2018 में वहां महंगाई दर 10 लाख प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई थी। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि रेस्टोरेंट को हर घंटे अपने मेन्यू कार्ड बदलने पड़ते थे। लोगों की तनख्वाह महीने के अंत तक आते आते अपनी सारी कीमत खो देती थी। एक कप कॉफी खरीदने के लिए नोटों की गड्डियां लगती थीं। इन दोनों देशों के उदाहरण हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाते हैं। नोट छापना आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं को और बढ़ाने वाला एक कदम है। यह एक शॉर्टकट जैसा लगता है, लेकिन यह एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। इससे देश का उत्पादन ठप हो जाता है, निवेश रुक जाता है और आम नागरिक का अपनी ही सरकार और अपनी ही मुद्रा से भरोसा उठ जाता है। यह हमें बताता है कि किसी भी देश की दौलत उसके खजाने में पड़े नोटों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके लोगों की मेहनत, उसके खेतों के उत्पादन और उसकी फैक्ट्रियों की क्षमता से मापी जाती है। तो अगर नोट छापना गरीबी का इलाज नहीं है, तो फिर असली इलाज क्या है? असली दौलत नोटों की गड्डियों में नहीं, बल्कि देश के उत्पादन और उसके लोगों के हुनर में छिपी होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब उसके पास बेचने के लिए अच्छी क्वालिटी का सामान और सेवाएं होती हैं। भारत सरकार जब नोट छापने का फैसला करती है तो वह कई चीजों को देखती है। वह देखती है कि देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी देश में कुल कितना सामान और सेवाएं पैदा हो रही हैं। वह महंगाई दर, सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार को भी ध्यान में रखती है। इन सब चीजों के बीच एक संतुलन बनाना ही भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। गरीबी मिटाने का असली और टिकाऊ रास्ता मेहनत और निर्माण से होकर गुजरता है। इसका सबसे पहला कदम है शिक्षा। जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनेगा। दूसरा कदम है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। आज के जमाने में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, बल्कि आपके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी बाजार में मांग हो, चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, प्लम्बिंग हो या कोई और कारीगरी। सरकार को ऐसे मौके बनाने होंगे जहां लोग आसानी से नए हुनर सीख सकें और खुद का काम शुरू कर सकें। इसके साथ ही हमें अपने देश में उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया जैसे अभियान इसी दिशा में एक कदम है। जब देश में ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब हमारी खेती आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार करेगी तो खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी और हम उन्हें दूसरे देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। नई तकनीक से हम कम लागत में बेहतर काम कर सकते हैं और दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। असली अमीरी एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां हर इंसान को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने का मौका मिले, जहां उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और काम करने के लिए अच्छे अवसर मिले। जब लोग कमाएंगे, खर्च करेंगे और निवेश करेंगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया अपने आप घूमेगा। सरकार का काम नोट छापना नहीं, बल्कि विकास के लिए सही नीतियां और माहौल बनाना है। असली तरक्की मेहनत, इनोवेशन और सामूहिक प्रयास से आती है, किसी जादुई शॉर्टकट से नहीं। दौलत बनाई जाती है, छापी नहीं जाती।